हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग जी। वेलकम टू फिलर फॉर्म। सभी का स्वागत है फिलर फॉर्म पर। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी? ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए प्लीज। ऑडियो वीडियो क्लियर है? और मुझे दीजिए। गुड इवनिंग पूनम गिल जी, ममता जी गुड इवनिंग। वी वांट जीआरएफ इन जून 2024। आज मैं बहुत जल्दी क्लास स्टार्ट करने वाली हूँ। मीन्स अगर किसी का कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछ लीजिए एक बार, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि आज मुझे आपको कैपिटल स्ट्रक्चर करवाना और सारा ही करवाना है, मीन्स जितना भी है कैपिटल स्ट्रक्चर। बिकॉज आपको पता है कि हमें सिलेबस भी कंप्लीट करना है और काफ़ी चीज़ों को कवर करते हुए चलना है। ओके, सो आज हम करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर और कल आपको करवाऊंगी ईवीआईटी एंड ईपीएस का एनालिसिस जो है, फिर कैपिटल बजटिंग, इस तरह से। ओके, यूनिट 4 हमारी चल रही है। ऑल क्लियर मैम? ओके, यूनिट 4 चल रही है बिजनेस फाइनेंस। यूनिट 3 3 यूनिट्स मीन्स हमारी कंप्लीट हो चुकी है। रीचा पनवर्जी गुड इवनिंग। और आपकी डेली क्लास होती है फिलोफॉर्म की ऐप पर। आई एम प्रियंका, मैं आपको पढ़ाती हूँ यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स। हाँ जी, किसी का कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पूछ लीजिए। यूजीसी नेट 2024 कॉमर्स बाय प्रियंका, और ऐप पर आपकी क्लास होती है 5 PM आपकी डेली, मंडे टू सैटरडे आपकी ये क्लास होती है जी। इसी के साथ साथ आपका जो फीस है, ठीक है, अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करना चाहता है तो मेरे कोर्स की जो फीस है वो है 2499, और आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा अगर आप मेरा कोड यूज करते हो, PRI/10, ये मेरा कोड है। और ये हमारा यूनिट 4 बिजनेस फाइनेंस हम कर रहे हैं। यूनिट 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, यूनिट 2 भी कंप्लीट हो चुका है, और यूनिट 3 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। स्कोप एंड सोर्स ऑफ फाइनेंस हमने कर लिया, लीज फाइनेंसिंग भी हमने कर ली है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी करवा दिया है आपको। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल रहता है आपका, ये लास्ट में ही करवाऊंगी मैं। मीन्स वर्किंग कैपिटल जब करेंगे तब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल करेंगे। ओके, सो आज हम करने वाले हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर हम कैपिटल बजटिंग करेंगे, फिर वर्किंग कैपिटल करेंगे, फिर डिविडेंड करेंगे, उसके बाद हम इन्वेंट्रीज करेंगे। ठीक है, कैश मैनेजमेंट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल करेंगे। मैम कल क्लास में कम समझ आया, कल की क्लास में कल कम समझ आया था। लीज फाइनेंसिंग किया था ना कल हमने, और क्या किया था हमने कल, और क्या टॉपिक थे हमारे कल? लीज फाइनेंसिंग था, ओके, CAPM मॉडल था, आर्बिट्रेज था। ठीक है ठीक है, तो क्यों समझ आया, कम क्यों समझ आया? CAPM की फुल फॉर्म थी, किसने दिया है, वो था। ठीक है, और आर्बिट्रेज मॉडल था आपका, और क्या था आपका? लीज फाइनेंसिंग थी। एक बार रिकॉर्डेड क्लास देख लेना रीचा पनवर जी, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट। वी वांट JRF इन जून 2024। जल्दी से सभी प्लीज कमेंट कर दीजिए एक बार। रिकॉर्डेड क्लास देख लेना। हाँ, अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आप क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो वो पूछ लो। 2-3 बार क्लास को देखना हो जाएगा। मैम इसको कैसे पढ़े जो एग्जाम तक याद रहे? इसके लिए राहुल कुमार जी आपको ओके, CAL था, CML था, हाँ ये भी था कल रीचा पनवर जी। कैपिटल एसेट लाइन थी, कैपिटल मार्केट लाइन थी आपकी, और सिक्योरिटी आपकी, सिक्योरिटी मार्केट लाइन थी कि सिक्योरिटी वो वाला था। ठीक है, सिंगल एसेट की बात अगर इंडिविजुअल की बात करें तो CAL आना था आपका, CML आना था, सॉरी, सिक्योरिटी मार्केट लाइन।
ठीक है। और अगर हम कंप्लीट पोर्टफोलियो की बात करें तो कैपिटल आपकी मार्केट लाइन थी, और अगर कैपिटल एलोकेशंस की अगर हम बात करें एसेट एलोकेशन की, तो वहां पर आपका रिस्की एंड रिस्क फ्री एसेट्स का कॉम्बिनेशन था, ठीक है। और सीएपीएम का फुल मॉडल, सीएपीएम के फुल फॉर्म थी, इसकी अजम्पशंस थी जो आपको कल करवाई है। राहुल कुमार जी, तरीका देखो यही है कि एक तो नोट्स बनाने पड़ेंगे और मल्टीपल टाइम रिवीजन करनी पड़ेगी बस, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने पड़ेंगे। क्योंकि जिस टाइम मैंने खुद नेट जेआरएफ की तैयारी की है, मैंने कम से कम 10 टाइम तो रिवीजन की होगी। अब आप देख सकते हो 10 टाइम रिवीजन। ओके ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? अब पीपीटी में जाने से पहले आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दूं, अगर आपको कोई भी कंपनी चलानी है, कोई भी कंपनी स्टार्ट करनी है, तो आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी? ऑब्वियसली कैपिटल की, ठीक है। अब ये जो कैपिटल आएगा, ये कैपिटल हमें कहाँ से मिलेगा? या तो हमें लोन लेना पड़ेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, डेट, या फिर हमें शेयर्स इश्यू करने पड़ेंगे जिसको हम बोलेंगे इक्विटी। जब हमने अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग किया था, मैंने क्या बोला था कि हम कैपिटल को किस तरह से हम रेज करते हैं, किस तरह से हमारे पास कैपिटल आती है, पूंजी आती है किस तरह से, ठीक है। शेयर इश्यू करने से हमारा क्या होता है, कैपिटल हमारा रेज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, सपोज ये है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है, और ये है मेरा डेट, और ये है मेरा इक्विटी। कि कितने प्रपोर्शन में मैं डेट को यूज करूं और कितने प्रपोर्शन में इक्विटी को यूज करूं, ये बताता है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर। अगर मैं बात करूं डेट की, तो आपको पता है ये चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है, क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस है। मींस अगर आप लोन लेते हो तो आपको इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। और ये फिक्स्ड ऑब्लिगेशन है कि विदाउट, अगर आप इंटरेस्ट नहीं देते हो, आपने लोन लिया है और इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं, तो वो कंपनी क्या मानी जाएगी कि इस कंपनी का क्या हो गया, दिवालिया निकल गया, इंसॉल्वेंसी है, ठीक है। इस तरह से माना जाएगा। इसी तरह से अगर हम बात करें इक्विटी की, अब जो इक्विटी है, ठीक है, अगर कोई भी कंपनी जो है वो शेयर्स इश्यू करता है, ठीक है, शेयर इश्यू करती है अपनी कैपिटल को रेज करने के लिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये एक्सपेंसिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा, क्योंकि लोगों को लगेगा कि कंपनी जो है उसके पास रिटेन अर्निंग, उसके पास पैसा होगा ही नहीं, इसीलिए वो शेयर इश्यू कर रहे हैं। जब शेयर इश्यू करे तो एक्सपेंसिव हो जाएंगे, ठीक है। अब जो लोग होंगे, इन्वेस्टर्स होंगे, वो यही सोचेंगे कि यार ये जो शेयर्स है, ठीक है, कोई खरीदेगा कोई नहीं खरीदेगा, मीन्स उसकी खुद की कैपिटल चली जाएगी वहां से। ओके, नो एवरी डे 10 टाइम नहीं। देखो पहले मैंने सिलेबस कवर किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाए, जब एग्जाम्स मेरे आ रहे थे, मीन्स 1 महीना मैंने रिवीजन ही की है कॉमर्स और पेपर 1 पेपर 2 की। उस बीच मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। 3 मंथ रख लो कि मैंने स्टडी करी, सिलेबस कंप्लीट करा, उसके बाद 1 महीना मैंने रिवीजन ही किया। मीन्स पहले मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, जब मैं स्टार्टिंग से ही, ऐसा नहीं था कि मैं स्टार्टिंग से मैं 7-8 घंटे पढ़ती थी, 10-10 घंटे पढ़ती थी स्टार्टिंग से। जैसे मान लो कि जून जुलाई में एग्जाम है, तो दिसंबर में पढ़ाई शुरू करती थी, ठीक है। पहले मैंने सिलेबस कवर किया, उसी के बीच में पीवाई क्यूज लगाती थी, क्योंकि 2-2 3-3 घंटे पेपर 1 पढ़ा, 2-3 घंटे पेपर 2 पढ़ा, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाया उसी बीच में डेली। ये मेरा डेली का रूटीन था। और लास्ट में जब मेरे पास 1 मंथ बचा, जब मेरे एग्जाम्स थे, ठीक है, 1 मंथ जब मेरे पास बचा, तो उस 1 मंथ में सिर्फ मैंने रिविजन करी और कुछ नहीं किया। ओके जी। और आज की डेट में अगर मैं बताऊं कि अगर मैं आज की डेट में रिवीजन करने पे आ जाऊं, तो मैं एक दिन में 3 यूनिट रिवीजन कर लेती हूँ। लाइक टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन एक दिन में। और लाइक अगर पेपर 2 की बात करूं, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एक दिन में। क्योंकि ये सारी चीजें पहले बहुत मेहनत की है, 8-8 10-10 घंटे पढ़ना डेली का बहुत मुश्किल हो जाता है। बैठना ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, कितने टाइम बैठेगा कौन। नहीं, पीवाई क्यू सिलेबस होने के बाद नहीं लगाया, मैं साथ साथ ही लगाती रहती थी। फिर चाहे मुझे आता था कुछ, चाहे नहीं आता था, बट पीवाई क्यूज में लगाती थी। फिर जो वहां पे न्यू टॉपिक मुझे दिखते थे, उनको मैं गूगल पे सर्च करती थी। फिर मैंने अपने पास एक नोटबुक बनाई थी, जो भी पीवाई क्यूज में लगा रही हूँ, जो मुझे आते थे वो ठीक है, जो मुझे नहीं आते थे उस नोटबुक में मैं गूगल पे सर्च करके उन टॉपिक को फिर सॉल्व करती थी। बट डेली था मेरा, मीन्स एक कंसिस्टेंसी थी कि 4 से 6 बजे, 4 से 6 2 घंटे में पीवाई क्यूज लगाती थी, जो मेरी टाइमिंग थी। सुबह मॉर्निंग में 7 to 9 में पेपर 2 पढ़ती थी, ठीक है, कॉमर्स, और दिन में मेरा टाइम था पेपर 1 पढ़ने का। इस तरह से था मेरा टाइम।
और बाकी चलते फिरते मैं पढ़ती ही रहती थी, जैसे लोग व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ये चलाते हैं ना, टेलीग्राम, सोशल मीडिया, रील्स देखते हैं, उस टाइप का मेरा पढ़ाई थी। खाना खा रही हूँ तो भी मैं कुछ ना कुछ पढ़ती रहती थी। कुछ भी कर रही हूँ तो मीन्स पढ़ती ही रहती थी। मैं कहीं जा रही हूँ, कहीं आ रही हूँ, तो बस ऐसा होता था कि बस पढ़ते रहो, बस आदत सी हो गई थी एक। और जिस दिन ना पढ़ाई हो उस दिन मुझे खुद को ये लगता था कि यार मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, गिल्टी फील होता था खुद को। ओके, चलिए अभी करते हैं स्टार्ट। ओके, सो मैं बात कर रही थी आपकी कि जो आपके डेट होते हैं वो चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है, क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस होती है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। और इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं कि कैपिटल रेज करने के लिए शेयर को इशू करते हैं जब, तो शेयर जो होते हैं वो एक्सपेंसिव हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है। कैपिटल स्ट्रक्चर इज द proportion ऑफ डेट एंड इक्विटी यूज्ड टू फाइनेंस द फर्म एसेट व्हेन वी राइट द वैल्यू ऑफ द फर्म। ठीक है, वैल्यू ऑफ द फर्म वेयर वी इज द वी, ठीक है, और डी प्लस ई। वी इज द वैल्यू ऑफ द फर्म, डी इज द डेट, और ई इज द आपका इक्विटी। बस इतना आप याद रखोगे। ठीक है, इतना याद रखोगे आप। वी इज द वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ द फर्म V इक्वल टू डी प्लस ई, एग्जाम में पूछा जा सकता है। V इज द फर्म वैल्यू एंड D एंड E आर द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म, डेट एंड इक्विटी रिस्पेक्टिवली। अगर कैपिटल स्ट्रक्चर के फॉर्मूला की बात करें तो डेट अपॉन आपका इक्विटी। ठीक है, अब ये हमें बताता है कैपिटल स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे इसकी थ्योरीज है कुछ। ओके, एक और बात, जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर है ना, ठीक है, ये बनाते क्यों है कि कितना हमें डेट का यूज करना है, कितना हमें इक्विटी का यूज करना है। ठीक है, और इस चीज से क्या होता है कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कॉस्ट है, ठीक है, उसको मिनिमाइज करना होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर का काम मिनिमाइज, ठीक है, और वैल्यू ऑफ फर्म को मैक्सिमाइज करना होता है। इसी के साथ साथ जो आपके शेयर्स ओनर्स है, ठीक है, उनकी वेल्थ को भी मैक्सिमाइज करना, और रिस्क को मिनिमाइज करना, रिस्क एंड कॉस्ट को मिनिमाइज करना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो देख लेना एक बार। आदत स्टार्टिंग में देखो, स्टार्टिंग में तो सिर्फ 1 घंटा, फिर उसके बाद 2 घंटे, मीन्स एक ऐसा रहा, फिर उसके बाद 3 घंटे, फिर जब 3 घंटे मैंने पढ़ाई करनी स्टार्ट की, फिर अपने आप ही फ्लो बनता गया। फिर 5-6 घंटे से अगर कम पढ़ लेती थी तो खुद को गिल्टी फील होता था। फिर ऐसा नहीं कि एक ही दिन में स्टार्ट हो गया था मेरा 8-8 9-9 घंटे पढ़ना। पहले तो 1 घंटा बड़ी मुश्किल से, फिर 2, फिर 3, इस तरह से, मतलब एक हफ्ते के अंदर अंदर पड़ गई थी आदत। 3-4 घंटे तो अभी भी मैं पढ़ लेती हूँ, अभी भी मुझे आदत है इतना पढ़ने की। अब आदत बन चुकी है ना, तो फिर इसलिए प्रॉब्लम नहीं होती। आदत डालनी पड़ेगी, एक बार आदत पड़ेगी फिर नहीं कोई प्रॉब्लम। हैबिचुअल होना पड़ेगा आपको। अब जिस चीज की आपको हैबिट होगी ना, आप उसके बिना रह नहीं सकते। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। अगर हम ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करें, द आइडिया ऑफ एन ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर इज दैट देयर इज सम प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड वर्सेस इक्विटी फाइनेंसिंग विच मैक्सिमाइज। मीन्स डेट और इक्विटी को इस तरह से आप यूज करो, ठीक है, मैक्सिमम इस तरह से यूज करो कि आप मैक्सिमम कैपिटल स्ट्रक्चर को लेकर आओ, कि मीन्स जो वैल्यू ऑफ द फर्म है वो मैक्सिमम हो जाए। ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा कि डेट और इक्विटी का कितना कॉम्बिनेशन आप यूज करोगे जिससे जो आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म है वो मैक्सिमम हो जाए। ओके, डेट और इक्विटी का whether such as capital structure exists and the method of finding it has long been of interest in finance। बस अगर मैं सिंपल बात करूं कि डेट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन इस तरह से आप बनाओ कि अब मैक्सिमम वैल्यू, जो फर्म की वैल्यू वो मैक्सिमाइज हो जाए। ठीक है, डेट प्लस इक्विटी कॉम्बिनेशन, जिससे कि आपका वैल्यू ऑफ द फर्म मैक्सिमाइज हो। ये आपका ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं, अब है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यहाँ पे स्टार, 3 स्टार, यहाँ से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कैपिटल स्ट्रक्चर्स की कुछ थ्योरीज है,
कैपिटल स्ट्रक्चर रेलिवेंस थ्योरी, कैपिटल स्ट्रक्चर इरेलीवेंस थ्योरी एंड कैपिटल स्ट्रक्चर अदर थ्योरीज। ठीक है, रेलिवेंस थ्योरी में कौन कौन सी चीजें आएगी आपकी, नेट इनकम अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, ये आपको एज इट इज ऐसे याद करना पड़ेगा। अभी बताऊंगी कि रेलिवेंट क्यों है। और इरेलीवेंट में आपकी कौन सी आ जाएगी, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच और आपकी एमएम, मोदी गिलानी मिलर अप्रोच, इसको एमएम भी बोला जाता है और एमएम हाइपोथेसिस भी बोला जाता है। ठीक है, अभी एक्चुअली उतना पढ़ाई करने का टाइम नहीं मिलता ना, क्योंकि पीपीटी बनानी होती है, 4-5-6 घंटे लग जाते हैं मुझे पीपीटी बनाने में, फिर थोड़ा बहुत पता ही है, फिर थोड़ा काम भी करना पड़ता है। बट हाँ कर सकते हैं, अगर पीपीटी में बहुत टाइम लग जाता है, 5-6 घंटे लग जाते हैं जो आप लोगों के लिए कंटेंट तैयार करना होता है। अभी प्लीज पढ़ लो, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा रही हूँ, और आपको पता है कि थोड़ा स्पीड में ही करवाऊंगी मैं ये सारी चीजें, तो आप भी थोड़ा सा स्पीड रखो पढ़ने की, बस अब इधर उधर ना आपका ध्यान जाए, क्लास पे पूरा फोकस करो। ओके, अब अगर मैं रेलिवेंट की बात करूं, रेलिवेंट का क्या मतलब हो जाएगा, अगर डेट को मैंने इंक्रीज किया ना, ठीक है, डेट को अगर मैंने इंक्रीज किया, ठीक है, तो उस पे कैपिटल स्ट्रक्चर पे चेंज होगा। ठीक है, मीन्स ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और वैल्यू ऑफ द फर्म हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सिंपली अगर मैं बात करूं कि डेट को, ठीक है, डेट को इंक्रीज करने से अगर मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर पे इफेक्ट पड़ रहा है तो वो हो जाएगा मेरा रेलिवेंट, और अगर मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, कोई भी चेंज नहीं आ रहा, तो वो हो जाएगा मेरा इरेलीवेंट। ठीक है, डेट के इंक्रीज या डिक्रीज करने से अगर कैपिटल स्ट्रक्चर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा तो इरेलीवेंट हो जाएगा। बाकी आपकी द ट्रेड ऑफ थ्योरी एंड पैकिंग ऑर्डर थ्योरी ये करवा दूंगी मैं। ठीक है, इतना समझ आ गया। रेलिवेंट का क्या मतलब हो जाएगा कि आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर पे इफेक्ट पड़ रहा है, इस तरह से याद रखना। ठीक है, इफेक्ट पड़ रहा है। इरेलीवेंट हो जाएगा कैपिटल स्ट्रक्चर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा। इतना क्लियर है सबको? प्लीज लिख लो अपने पास, ये नोट्स बना लो, क्योंकि आज आपको ज्यादातर चीजें मैं लिखवा के करने वाली हूँ, पीपीटी से कम चीजें पढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि पीपीटी तो मैं दे दूंगी, आप पीपीटी पढ़ लेना। ठीक है, कीवर्ड के साथ बता दूंगी, डायग्राम के थ्रू मैं आपको ये सारी चीजें समझाने वाली हूँ, ताकि आप कभी ना भूलो। देखो इसमें क्वेश्चंस बनेगा कि आपका जो रेलिवेंट थ्योरी है उसके अंडर कौन कौन सा आ जाएगा, तो आपकी आ जाएगी नेट इनकम अप्रोच एंड ट्रेडिशनल अप्रोच। या क्वेश्चन बनेगा कि इरेलीवेंट थ्योरी में क्या आएगा, तो आ जाएगा आपका नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच एंड मोदी गिलानी मिलर अप्रोच, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा टाइप्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज, कितनी थ्योरीज है कैपिटल स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो वो ये 4 थ्योरीज तो दे देगा, इसके अलावा जो 5th थ्योरी देगा वो कोई और ही होगी हटके। ठीक है, तो वो नहीं होगा। और तीसरा क्वेश्चन आपका बनेगा कि इन थ्योरीज का मीनिंग क्या है, अजम्पशंस क्या है, और कौन सी थ्योरी किसने दी थी। ठीक है, जैसे हमारी नेट इनकम अप्रोच की अगर मैं बात करूं, ये दी थी डेविड दुरेन ने, और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच भी हमारी दी थी डेविड दुरेन ने, और ट्रेडिशनल अप्रोच हमारी दी थी एस्ट्रा सोलेमन ने। मोदी गिलानी मिलर तो ये इनका नेम ही है। ठीक है, ओके, क्लियर है? इतना क्लियर है? चले अब नेक्स्ट अब हम बात करते हैं नेट इनकम अप्रोच। ध्यान देना प्लीज। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इज रेलिवेंट। ठीक है, रेलिवेंट का क्या मतलब होगा, फर्क पड़ेगा किस पे, कैपिटल स्ट्रक्चर पे, इस अप्रोच के अकॉर्डिंग। क्या इस दृष्टिकोण के अनुसार पूंजी संरचना निर्णय फर्म के मूल्यों के लिए प्रासंगिक है। टू द वैल्यू ऑफ द फर्म, अब देखो अगर वैल्यू ऑफ द फर्म चेंज हो रही है, इट मीन्स कि हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर पे इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, बट अगर हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट है, तो हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। एग्जाम में किसी भी तरह से क्वेश्चन आपसे घुमाया जा सकता है। एंड इंक्रीज इन फाइनेंशियल लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज हमारा क्या हो जाएगा, अब ये नया सा शब्द हो गया कि अभी तक तो मैम डेट डेट की बात कर रहे थे, फाइनेंशियल लीवरेज क्या हो गया, फाइनेंशियल लीवरेज भी आपका डेट ही होता है, डेट का प्रपोर्शन। ओके, अगर मैं डेट की बात करूं, डेट में क्या आ जाएंगे, आपके लोन्स आ जाएंगे, ठीक है, डिबेंचर्स आ जाएंगे, बॉन्ड्स आ जाएंगे, ये आपकी किस में आ जाएंगे, डेट में आ जाएंगे आपके ये। ओके, विल लीड टू डिक्लाइन इन द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल while the value of the firm as well as market price of ordinary share will increase। अब इसको समझते हैं हम डायग्राम से।
ठीक है, यहाँ पे मैं बताने वाली हूँ डायग्राम के थ्रू। अपने पास प्लीज ये डायग्राम बना लो, और जैसे आप डायग्राम बनाओगे वैसे आप अजम्पशंस लिखते रहना साथ साथ में, ठीक है, फिर आप कभी भी नहीं भूलोगे। हम बात कर रहे हैं नेट इनकम अप्रोच की। थोड़ा सा फास्ट पढ़ाने वाली हूँ आज, रिकॉर्डेड क्लास देख लेना, ठीक है, अगर ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो। नेट इनकम अप्रोच, ओके, कौन सी थ्योरी है? रेलिवेंट, ठीक है, किसकी? कैपिटल स्ट्रक्चर की। एक है रेलिवेंट और एक है आपकी इरेलीवेंट। रेलिवेंट में नेट इनकम अप्रोच, और आपकी दूसरी कौन सी आएगी? ट्रेडिशनल। ये तो देखो एज इट इज ऐसे ही याद करना पड़ेगा, बट क्यों रेलिवेंट है? क्योंकि हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर पे इफेक्ट पड़ रहा है डेट के इंक्रीज और डिक्रीज होने से, ठीक है, वैल्यू ऑफ द फर्म पे हमारे इफेक्ट पड़ रहा है। ओके, क्लियर है? यस, डेट जो हमें पे करना है एज अ लाइबिलिटी, हाँ जी। और आपको पता है कोई भी कंपनी चलानी है, कोई भी बिजनेस चलाना है, लोन की जरूरत तो पड़ती है, क्योंकि आपके पास इतना पैसा नहीं होता कि आप खुद से चला पाओ, लोन तो लेने ही पड़ते हैं फिर भी। ओके, अगर कोई बड़ा बिजनेस चलाना है। अब देखो, अब मैंने बात की डेट की। जो डेट है ना मेरा, ठीक है, कॉस्ट ऑफ डेट मेरा क्या है? कांस्टेंट। यहाँ पर अब मान लो कि ये है मेरा डेट, ठीक है। अब जैसे कि मान लो मैं यहाँ से डेट को इंक्रीज कर रही हूँ, ये है क्वांटिटी सपोज, ठीक है, और ये है मेरा कॉस्ट, ठीक है। डेट को मैंने इंक्रीज किया, ठीक है, तो इससे क्या हुआ? जो मेरी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल थी KO, ये होगी मेरी डिक्रीज, और वैल्यू ऑफ फर्म होगी मेरी, वैल्यू ऑफ फर्म होगी मेरी इंक्रीज। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपका कम खर्चा आ रहा है ना, कॉस्ट आपका क्या होता है? जो आपकी जेब से खर्चा जा रहा है, आपके एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है, वो सारा। तो अगर आपके एक्सपेंसेस कम आएंगे, आपके कॉस्ट कम आएगी, तो कहीं ना कहीं जो आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म हो जाएगी ना, ठीक है, मार्केट में, वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि कॉस्ट हमारा, इट मीन्स कि आपका प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है? तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि डेट जो है, डेट के इंक्रीज होने से, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ कि जितना मर्जी मैं यहाँ पे डेट बढ़ाऊं, ठीक है, मेरे जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ये हो रहा है डिक्रीज, ठीक है, और ये मेरा ज्यादा है कॉस्ट ऑफ डेट। क्यों? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। कॉस्ट एंड रिमेन कांस्टेंट, कॉस्ट ऑफ डेट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल रिमेन कांस्टेंट। केओ विल डिक्रीज विद द हेल्प ऑफ यूज ऑफ डेट। मैंने यूज किया डेट का ज्यादा इस तरह से, तो ठीक है, ये कांस्टेंट था, बट जब मैंने यूज किया डेट का, तो यहाँ पे क्या हुआ? ओवरऑल कॉस्ट केओ मेरा डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, और के ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो मेरा कांस्टेंट ही था, ठीक है। एक तो ये याद रखोगे आप, एम वी ऑफ इक्विटी एंड फर्म विल इंक्रीज द, और यहाँ पे इतना याद रखो एनआई अप्रोच क्या बोलती है। अब हम बात करते हैं इसकी अजम्पशंस की, ठीक है, दी है शायद इन्होंने अजम्पशंस, ओह शिट, हाँ यही वाली अजम्पशंस दी है। यहाँ पे बात करती हूँ इसकी अजम्पशंस की, लिख लेना अपने पास, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। डायग्राम का पता लग गया? ये देखो डेट का क्या है कि डेट कांस्टेंट है, ठीक है, मीन्स कि मैंने इतना डेट ले लिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ कि मैं क्वांटिटी बढ़ा रही हूँ, ठीक है। अब भी बताती हूँ किस तरह से। अजम्पशंस देख लो पहले ना, यहाँ पे आपको सारा क्लियर हो जाएगा। कांस्टेंट नहीं है यहाँ पे ना एक्चुअली डेट, के डी एंड के विल रिमेन कांस्टेंट। अच्छा ठीक है, ये इतना है, बट ये वाली बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बढ़ा रहे हैं हम, ये हमारा के डी, ठीक है, यहाँ पे मैं बढ़ा रही हूँ आउटपुट, ये क्वांटिटी, ये जैसे कि मैंने जब आपको इलास्टिसिटी वाला पढ़ाया था, तो हॉरिजेंटल था ना, परफेक्टली इलास्टिक। वहां पे मैंने बताया था कि जितना मर्जी हम प्राइस क्वांटिटी प्राइस बढ़ाते हैं, ठीक है, क्या था वो? परफेक्टली इलास्टिक वाला, हॉरिजेंटल वाला। इस तरह से जो मैं आउटपुट बता रही थी, ये आउटपुट ये वाला, ठीक है, ये वाला बोल रही हूँ, इसको इंक्रीज करते हैं। अब देखो अजम्पशंस क्या होगी हमारी, अजम्पशंस पे प्लीज ध्यान देना, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा अजम्पशंस पे। जैसे आप इंक्रीज करोगे ना डेट को, यहाँ पे ये था मेरा के डी, ठीक है, ये किया मैंने इंक्रीज, पहले मेरा क्वांटिटी जो था वो 1 थी, फिर यहाँ से मैंने किया इसको 2, ठीक है, ये है मेरा 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे मैंने जैसे इंक्रीज किया ना डेट को, तो मेरी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल थी ओवरऑल ये डिक्रीज हुई, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो मेरा कांस्टेंट ही है। अभी बताती हूँ, कॉस्ट ऑफ डेट मैंने जब इंक्रीज किया, ये वाला पोर्शन की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, क्वांटिटी की,
डेट कांस्टेंट ये वाला पता कौन से डेट की बात कर रहा है कि जब हम डेट लेते हैं ना, ठीक है, तो जो हमारी फिक्स्ड ऑब्लिगेशन होती है, जो उस पे इंटरेस्ट देना होता है वो फिक्स्ड होता है, ये वाली बात कर रहा है वो, ठीक है। फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस होती है हमारी जब हम डेट को लेते हैं, जो उस पे इंटरेस्ट पे करते हैं, इसलिए ये बोल रहा है डेट एंड के विल रिमेन कांस्टेंट। फिक्स्ड ऑब्लिगेशन होता है और चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है हमारा डेट, इसलिए यहाँ पे कांस्टेंट। लेकिन अगर मैं बढ़ा रही हूँ यहाँ से डेट, ठीक है, ये चीज अगर मैं, ये तो मेरा फिक्स्ड है, ठीक है, क्या है मेरा केडी फिक्स्ड है, क्योंकि मुझे जो भी इस पे इंटरेस्ट देना है, यहाँ पे जो फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस है वो फिक्स्ड रहने वाली है। ओके, अब मैं यहाँ से जैसे इसकी क्वांटिटी बढ़ा रही हूँ, डेट आर इंक्रीज, ठीक है, तो डेट के इंक्रीज होने से क्या होगा, यहाँ पे जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना ऑफ इन्वेस्टर, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ इन्वेस्टर, डेट इंक्रीज नॉट अफेक्ट द कॉन्फिडेंस लेवल। मीन्स अभी क्या होगा कि अगर मैं मानो डेट मैंने लिया है, रेलिवेंट का क्या मतलब हो गया कि जब मैंने डेट लिया है कि जो इन्वेस्टर्स है ना, उनको कोई भी रिस्की फील नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, उनको रिस्की फील नहीं हो रहा है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करना करना है, ठीक है, पहली अजम्पशन एनआई की। नेक्स्ट अजम्पशन लिखो प्लीज अपने पास, केडी इज लेस देन केई। जो कॉस्ट ऑफ डेट है ये हमेशा लेस देन किसके होगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के, ठीक है। अब जब आप डायग्राम बनाओगे तो इस तरह से बनाना, ये केडी कर लेना, ठीक है, बाकी हमारा के हो गया, और ये के ई कर लेना, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। एक मिनट, के ई ऐसा बनेगा और के डी ऐसा बनेगा, के डी इज लेस देन के ई, गलत बना दिया मैंने, ये के डी है, ये के ई है, ठीक है, और ये के ओ है। ओके, ये बना देना। इस, अगर आपको एनआई की अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच और नेट इनकम अप्रोच याद करना है तो विद डायग्राम करो, फिर कभी भी नहीं भूलोगे आप, ठीक है, विद डायग्राम। केडी इज लेस देन केई, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, क्यों है केडी इज लेस देन केई, क्योंकि जो आपका केडी है ना, ये चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है, मीन्स ये सस्ता है, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा कि जब हम डेट का इंक्रीज करते हैं ना, तो टोटल मार्केट ऑफ कंपनी इंक्रीज एंड केओ इज डिक्रीज। डेट के इंक्रीज करने से बस इतना याद रखना कि डेट के इंक्रीज करने से मेरा क्या हो जाएगा, जो मेरा मार्केट वैल्यू है, टोटल मार्केट वैल्यू है या ओवरऑल कॉस्ट है, सॉरी टोटल मार्केट वैल्यू है, ठीक है, तो मेरी मार्केट वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी, और जो मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, वो डिक्रीज हो जाएगा। बस इतनी तीन अजम्पशंस, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा आपका। साथ में के ई एंड के डी विल रिमेन कांस्टेंट कर लेना, क्योंकि फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस होती है हमारी डेट में, ठीक है, और के ओ विल डिक्रीज विद द हेल्प ऑफ यूज ऑफ डेट, ठीक है, एम ओ मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड फर्म विल इंक्रीज विद द हेल्प ऑफ यूज ऑफ डेट। बस इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा आपको इस क्वेश्चन में, एक भी आपकी लाइन एक्स्ट्रा नहीं बनने वाली इससे बाहर। तीन अजम्पशन और विद डायग्राम, ये है हमारा के डी, ठीक है। अब के डी कैसा, आप कैसा बनाओगे, यहाँ पे तो मे बी इन्होंने इक्वल सा बनाया, इतना सा बना लेना अपने पास, अपने पास कैसे बनाओगे आप, के डी इज लेस देन, ठीक है, ताकि आपको अजम्पशन, ये है आपका के डी और ये है आपका के ई और ये है आपका के ओ, ठीक है। के ई है आपका इक्विटी, के डी है आपका डेट, और ये आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या फिर वैक भी इसको बोलते हैं, ठीक है। इतना हो गया। अब आपकी अजम्पशंस क्या बनेगी, पहली अजम्पशन तो के डी एंड आपका के ई क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। दूसरी अजम्पशन क्या बनेगी कि अगर आप डेट को इंक्रीज करते हो ना, ये यहां से अगर आपने डेट को इंक्रीज किया, ठीक है, तो आपका क्या हुआ, डेट के इंक्रीज करने से आपका के ओ डिक्रीज हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, एंड वैल्यू ऑफ फर्म जो है आपकी वो इंक्रीज होगी, वैल्यू ऑफ फर्म आपकी इंक्रीज होगी, ठीक है। और तीसरी अजम्पशन आपकी क्या बनेगी, यहाँ पे एक चीज और याद रखना, यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं है, नो टैक्सेस। और अगर हम डेट को इंक्रीज करते हैं तो हमारा जो इन्वेस्टर्स है उनको रिस्की फील नहीं होगा, ऐसे लिख लेना, इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस लेवल है नॉट अफेक्ट। बस क्लियर है, इतना लग गया पता सभी को, हाँ जी, इतना पता लग गया।
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अप्रोच आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच भी आपकी रेलिवेंट है, ठीक है। बट इस अप्रोच को करने से पहले नेट ऑपरेटिंग इनकम बता दूं आपको ना, क्योंकि उसी का ही कॉम्बिनेशन है आपका ट्रेडिशनल अप्रोच। मैम एक बार और बताओ। रीचा पनवर जी, टाइम बहुत लग जाएगा, आधा घंटा हो गया है एक ही अप्रोच में। डायग्राम बना लो अपने पास, के ओ डिक्रीजिंग ऑर्डर में बना लो, के डी और के ई बना लो, बस ये वाला डायग्राम बना लो, हो जाएगा सारा क्लियर। ये देखो, ये अजम्पशन के डी के ई कांस्टेंट, डेट के इंक्रीज करने से ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज, वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज, सेकंड अजम्पशन। थर्ड, यहाँ पे कोई भी टैक्सेस नहीं होता। फोर्थ अजम्पशन कि जब हम डेट को इंक्रीज करेंगे जो कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ इन्वेस्टर्स है उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टर जो है अभी उनको रिस्की फील नहीं होगा इस सिचुएशन में नेट इनकम अप्रोच में। रेलिवेंट क्या होता है? रेलिवेंट का मतलब होता है प्रिया जी कि जब आपके डेट के इंक्रीज करने से कैपिटल स्ट्रक्चर पे इफेक्ट पड़ रहा है या फिर वैल्यू ऑफ फर्म पे इफेक्ट पड़ रहा है, उसको बोलते हैं रेलिवेंट। ओके। अब इरेलीवेंट का क्या मतलब हो जाएगा कि यहाँ पर कैपिटल स्ट्रक्चर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच क्या हो जाएगी कि जो आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म है वो कांस्टेंट है, वैल्यू ऑफ द फर्म कांस्टेंट है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल वैक भी आपका कांस्टेंट है। जब आपकी कॉस्ट ही चेंज नहीं होगी तो फिर वैल्यू में क्या ही फर्क पड़ेगा, ठीक है। जब कॉस्ट ही आपकी कांस्टेंट होगी तो वैल्यू भी आपकी कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि कॉस्ट के चेंज होने से ही तो आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। लेकिन जब ये चीजें आपकी कोई चेंज नहीं हो रहा तो फिर आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा, वो होती है इरेलीवेंट। अब बात करूं नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच की। हाँ, एक और चीज प्लीज याद रखना, जो आपकी ये थ्योरीज है ये दी आपकी बाय डेविड धुरंत ने, ठीक है। ये पूछा जाता है एग्जाम में, बाय डेविड धुरंत ने, दोनों दी है। एनआई अप्रोच भी इन्होंने दी है और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच भी इन्होंने दी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा एग्जाम में। डेविड धुरंत पूछा भी गया है बहुत बार, और पूछा जा सकता है, पीपीटी में नहीं है बट अपने पास लिख लो। कांस्टेंट को हिंदी में कहते हैं कि फिक्स्ड रहना, चेंज ना होना। ये असम्पशन है रीचा पनवर जी इस तरह की कि यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं होगा। ये असम्पशन है, अभी इसमें तो मैं क्या बोल सकती हूँ। जहाँ पे आपका टैक्स होगा वो मोदी गिलियानी मिलर अप्रोच है, वो भी एक विद टैक्स है एक विदाउट टैक्स है, ठीक है। ये असम्पशन है इसकी बनी हुई ऑलरेडी, ये थ्योरी बनी हुई ऑलरेडी, तो मुझे तो देखो एज इट इज ऐसे ही पढ़ाना है आपको। अब मुझे लगता है कि जो डेट है ना यहाँ पे टैक्स नहीं होगा, जहां तक मुझे लग रहा है कि क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब हम डेट लेते हैं तो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और जब हम इंटरेस्ट पे करते हैं तो फिर हमारे से क्या ही टैक्स ले लेंगे, क्योंकि पता तो है कि यार मैं इतना ज्यादा इंटरेस्ट दे रही हूँ तो फिर मेरे से क्या ही टैक्स ले लेंगे। टैक्स तो फिर हमारा वैसा बनता है कि सारी इनकम मेरे पास ही आ रही है, बट अगर मेरी ईएमआई जा रही है, मेरी किस्तें जा रही है, तो मेरे पास फिर उतना नहीं बच पाता ना। और हाँ, एक और बेनिफिट है डेट का कि ये हमें टैक्स से बचाता है। अब आता है हमारा नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, किसने दिया? बाय डेविड दुरन। नेट इनकम अप्रोच किसने दिया? डेविड दुरन ने। अब जो आपका नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है ये टोटली ऑपोजिट है किसके? नेट इनकम के। ये लिख लो अपने पास, किसके ऑपोजिट है? आपके नेट इनकम के। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन ऑफ द फर्म आर इरेलीवेंट। इरेलीवेंट का मतलब है कि कैपिटल स्ट्रक्चर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है मेरे डेट के इंक्रीज और डिक्रीज करने से, मींस वैल्यू ऑफ द फर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन एनी चेंज इन लिवरेज विल नॉट लीड टू एनी चेंज इन द टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म, ये है यहाँ पे कीवर्ड, नॉट लीड टू एनी चेंज इन द टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म। बट अगर हम एनआई की बात करें तो एनआई में क्या होता था कि मेरा जो लिवरेज होता था, मेरा जो डेट होता था, उसके चेंज होने से, ठीक है, मेरे जो वैल्यू ऑफ द फर्म थी उस पर इफेक्ट पड़ता था, ठीक है। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेरी डिक्रीज हो जाती थी और वैल्यू ऑफ द फर्म मेरी इंक्रीज हो जाती थी, ठीक है। ये बात बोलता था हमारा एनआई अप्रोच। पर नेट ऑपरेटिंग इनकम बोलता है कि नहीं फर्क पड़ेगा टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म पे, जब इस पे फर्क नहीं पड़ेगा तो कॉस्ट पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर एज द टोटल ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिग्री ऑफ लिवरेज। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे भी कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये बात बोलता है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। अब हम बात करते हैं इसकी डायग्राम की। देखो, जो मेरा नेट इनकम अप्रोच का डायग्राम था वो था के डी, आपका के ओ और आपका
के ई। ठीक है, ये था डायग्राम। अब हम बात करते, ये था मेरा नेट इनकम अप्रोच। इस तरह से ही बना लेना, अजम्पशन से लिख लेना। ठीक है, यहाँ पे दिख रही है सारी की के ओ डिक्रीज कर रहा है और के डी आपका कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, बट अगर हम के डी को इंक्रीज करते हैं तो क्या क्या होगा। ठीक है, के डी, ये आपका के ओ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और ये आपका के ई। यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे जैसे मैं डेट को इंक्रीज कर रही हूँ ना, ठीक है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे तो मेरा इफेक्ट कोई नहीं पड़ रहा है, ये कांस्टेंट है। बट क्या हुआ कि जो शेयर होल्डर्स है ना, उनको रिस्की फील हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जो कंपनी है, ठीक है, वो एक हद तक लोन ले सकती है ना। अगर वो ज्यादा लोन लेगी तो रिस्की नहीं हो जाएगा वो काम। अगर आप भी अपने आप को रख के देखो कि आप अगर बहुत ही ज्यादा लोन ले रहे हो तो आपके लिए रिस्की नहीं है, उसकी ईएमआई भरनी है, इंटरेस्ट देना है। ठीक है, कहीं ना कहीं कंपनी को प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी ज्यादा लोन लेकर। तो जो शेयर होल्डर होंगे जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया होगा उस कंपनी में, तो वो क्या चाहेंगे कि यार ये तो कंपनी लोन पे लोन लेती जा रही है, तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पे करती जा रही है, अब ये जितना इंटरेस्ट दे रही है उससे ज्यादा हमें डिविडेंड पे करे। ठीक है, वो क्या सोचेंगे कि हमें भी तो कुछ दो, हमें डिविडेंड चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, मीन्स जो ओनर है, जो शेयर होल्डर्स है, उनको क्या, ओनर नहीं, जो शेयर होल्डर्स है, ठीक है, उनको क्या हो जाएगा, उनको रिस्की फील होना शुरू हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो इसकी क्या assumptions बनती है। अच्छा, यहाँ पे जो assumption, केडी केओ and MV of firm will remain constant in case of without tax structure. KD will remain constant in case of with tax structure with the increase in debt, जब डेट को इंक्रीज करेगा, कॉस्ट ऑफ डेट। ठीक है, अब जो केडी है ये कॉस्ट ऑफ डेट है, कॉस्ट ऑफ डेट तो हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, अब ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे भी बताऊंगी आपको कि कॉस्ट ऑफ डेट क्या होता है। यहाँ पे फिक्स्ड ऑब्लिगेशन होती है इसलिए कांस्टेंट है। बट अगर मैं ओनली डेट को इंक्रीज कर रही हूँ, ठीक है, डेट को अगर मैं इंक्रीज कर रही हूँ तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर मैं इंक्रीज डेट को करती हूँ तो वैल्यू ऑफ द फर्म, तो मेरी मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म विल इंक्रीज एंड केओ विल डिक्रीज। ये वाला नहीं, ये वाला, ये वाला, ये वाला बेटा, ये वाला नहीं होगा। ये नहीं होगा यहाँ पे एनओआई अप्रोच में, ये वाला नहीं होगा, इसको मत करना। ठीक है, ये नहीं होगा। ओके, अब मैं बात करती हूँ टोटल वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ डेट रिमेन कांस्टेंट विद द इंक्रीजिंग इन डेट एंड के इज इंक्रीजिंग। अजम्पशन, जो मैं अजम्पशंस करवा रही हूँ वो लिख लो। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, अजम्पशंस ऑफ नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। पहली अजम्पशन, जब मैं के ओ को या फिर डब्ल्यू ए सी सी को या फिर ओवरऑल कॉस्ट, ओवरऑल कैपिटल को, जब मैं जो मेरी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन कांस्टेंट with the increasing in debt and increasing के कॉस्ट ऑफ इक्विटी, पहली assumption। ठीक है, सेकेंड assumption क्या है, इंक्रीजिंग इन डेट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर रिजल्ट इन इंक्रीजिंग रिस्क फॉर शेयर होल्डर। जैसे जैसे डेट को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, रिस्क बढ़ जाएगा, किसका, शेयर होल्डर्स का। वो बोलेंगे कि यार तुम लोग इतना इंटरेस्ट पे कर रहे हो, हमें डिविडेंड दो। ठीक है, इतना लोन तुम ले रहे हो, हमें डिविडेंड दो। शेयर होल्डर का रिस्क बढ़ जाएगा। और अगर मैं सिंपली बात करूं, जो कॉन्फिडेंस लेवल्स, ओके, एज अ कंपनसेशन ऑफ इन्वेस्टिंग इन द हाईली लिवरेज कंपनी द शेयर होल्डर, शेयर होल्डर का रिस्क बढ़ जाएगा और शेयर होल्डर क्या बोलेंगे कि हमें हायर रिटर्न चाहिए, हायर रिटर्न की मांग करेंगे वो यहाँ पे, हायर रिटर्न। के इंक्रीज होने का मतलब हमें हायर रिटर्न चाहिए। अब यहाँ पे देख लो assumptions क्या है, केडी। ठीक है, ये अगर इंक्रीज करते हैं हम केडी को, ये तो कॉस्ट ऑफ डेट है, लेकिन अगर हम डेट को इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, डेट के इंक्रीज करने से मेरा के ओ तो कांस्टेंट है बट मेरा के ई इंक्रीज हो रहा है, दिख रहा है ना यहाँ पे, के ई मेरा इंक्रीज हो रहा है, के डी भी, सॉरी, कॉस्ट ऑफ डेट नहीं, ओनली डेट, ये भी मेरा इंक्रीज हो रहा है। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेरा क्या है, कांस्टेंट है, रिमेन कांस्टेंट। पहली assumption ये। दूसरी assumption क्या बनेगी कि जब मेरा केडी इंक्रीज हो रहा है ना, तो शेयर होल्डर का रिस्क बढ़ रहा है, शेयर होल्डर रिस्की फील कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि हमें हायर रिटर्न चाहिए, जिसके कारण हमारा के ई इंक्रीज हो जाता है।
डेट होता है कि जो हमने लोन लिया, डिबेंचर, बॉन्ड, स्टॉक वगैरह, ठीक है। कॉस्ट ऑफ डेट हो जाता है कि उसमें फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस होती हैं। अब हम बात करते हैं ट्रेडिशनल की। इतना क्लियर हो गया? दोनों अप्रोच क्लियर है सभी को? अब ट्रेडिशनल पे चलते हैं। अजम्पशंस लिख लेना साथ के साथ ही, और रिकॉर्डेड क्लास भी देख लेना, और फिर भी अजम्पशंस लिख लेना, ठीक है, विद डायग्राम। अब मैं अगर सिंपल बात बोलूँ ना, आपकी जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, किसने दी थी आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच? एस्डर सुलेमन एंड फ्रिड वेस्टन। लिखना पड़ेगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है, एस्डर सुलेमन, यहाँ पे लिख देते हैं। फ्रेड वेस्टन। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है, एक तो बनता है कि आपकी किसने दी थी ट्रेडिशनल थ्योरी, ठीक है। एक बनता है इसकी अजम्पशंस क्या है। अजम्पशंस आपकी डायग्राम से ही क्लियर हो जाएगी, बस इसका मीनिंग क्या है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा आपका, ठीक है। डिबेंचर्स में भी होता है डेट, क्योंकि डिबेंचर्स में भी हम इंटरेस्ट पे करते हैं ना। शेयर्स में हम इंटरेस्ट पे नहीं करते, शेयर्स में हम क्या पे करते हैं, बताएगा कोई? क्योंकि अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में मैंने बताया था, शेयर्स में हम डिविडेंड पे करते हैं, डिबेंचर्स में हम इंटरेस्ट पे करते हैं। डिबेंचर्स आपका एक तरह का लोन होता है। ओके, अब हम बात करते हैं आपका ट्रेडिशनल। अब जो आपकी ट्रेडिशनल थ्योरी है, ये किसका कॉम्बिनेशन है? नेट इनकम अप्रोच का और आपका नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच का, ठीक है, इसका कॉम्बिनेशन आपका। या फिर अगर मैं बात करूं तो ये आपकी इंटरमीडिएट बिटवीन नेट इनकम अप्रोच एंड आपका नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ठीक है। अब अगर बात करें हम ट्रेडिशनल थ्योरी, यहाँ पे अगर आप देखो, ये आपको केडी नजर आ रहा है, ये आपको केओ नजर आ रहा है, और ये आपको केई नजर आ रहा है, ठीक है। ये मेरी नेट इनकम अप्रोच है, ठीक है। और ये मेरा ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर है, एनओआई हो गया ये, ठीक है। और ये वाला फिर मेरा रिस्की सिचुएशन हो जाती है। अब बताती हूँ किस तरह से। जब मैंने डेट को इंक्रीज किया, ठीक है, पहली स्टेज जो मेरी थी, तो जो मेरे कॉस्ट ऑफ जो शेयर होल्डर्स थे ना, उनको इन्वेस्टर्स या फिर उनको कोई भी रिस्की फील नहीं हो रहा था। पढ़ा था हमने असम्पशंस में, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेरी डिक्रीज हो रही थी, इसके डिक्रीज होने से मेरी वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज हो रही थी, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब जैसे जैसे मैं कॉस्ट ऑफ डेट को इंक्रीज करने लगी ना, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो मेरा कांस्टेंट हो गया, बट जो मेरे शेयर होल्डर थे ना, उनको रिस्की फील होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि मुझे भी हायर रिटर्न चाहिए, ठीक है। इनको क्या चाहिए? शेयर होल्डर्स को या इन्वेस्टर्स को हायर रिटर्न चाहिए हमें, क्योंकि भाई आप लोग इतना डेट इंक्रीज कर रहे हो, इतना इंटरेस्ट आप लोग पे कर रहे हो, आप इतने पैसे का कर क्या रहे हो, हमें भी दो। थर्ड स्टेज में ये हो गया ऑप्टिमल, कि चलो यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, इतना फिर भी ठीक था, बट अगर आपने इसके बाद डेट लेना शुरू किया ना, तो ये क्या हो जाएगा? रिस्की सिचुएशन हो जाएगी आपकी। क्योंकि कोई भी कंपनी, कोई भी बैंक आपको किसी हद तक लोन देगा, उसके बाद बैंक भी बोलेगा कि भाई बस कर यार, कितना ही लोन दे हम तुझे। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जब रिस्की फेल हो जाएगा बहुत ज्यादा, ठीक है। अब बैंक वाले क्या बोलेंगे? मुझे नहीं लोन देना, इतना लोन क्यों दूं मैं आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डेट इंक्रीज, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑल्सो इंक्रीज एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑल्सो इंक्रीज। ये हो जाएगी रिस्की कंडीशन। शेयर होल्डर के लिए भी रिस्की हो जाएगा या फिर इन्वेस्टर्स के लिए भी रिस्की हो जाएगा, और कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे क्यों कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी? वैल्यू ऑफ फर्म, ठीक है, ये भी आपका इंक्रीज हो जाएगा, और कॉस्ट ऑफ डेट भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। ये था आपका ट्रेडिशनल अप्रोच। किसका इंटरमीडिएट है? ये आपका नेट इनकम अप्रोच और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ये वाला, ठीक है। और एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर है वो कहाँ बताया जाता है? वो बताया जाता है आपका ट्रेडिशनल अप्रोच में।
क्लियर है सबको इतना? assumptions क्या है इसकी? rate of interest on debt remain constant for a certain period and therefore with an increase in leverage it increases. वही थी assumption इसकी, ठीक है। जो नेट ये पहले कांस्टेंट रहेगा आपका, उसके बाद आपका जैसे जैसे आप डेट को इंक्रीज करोगे तो के के ठीक है, शेयर होल्डर को रिस्की फील होना शुरू हो जाएगा और थर्ड में सारा ही रिस्की हो जाएगा। ओके क्लियर है? तो डायग्राम से आपका क्लियर हो जाएगा। ये थी हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच। अभी देख लेते हैं इसकी थ्योरी क्या बोलती है ट्रेडिशनल अप्रोच की। This approach favors that as a result of financial leverage up to some point, cost of capital comes down and value of firm increase. However, beyond that point, reverse trend emerge. ये बता दिया आप लोगों को। KD, KE, KO and MV of equity and MV of firm are variable. ये सारे के सारे change होंगे। Company has to select capital structure with lowest KO और highest market value of firm means optimal। जो हमारे पीछे वाला था ना optimal की, जहाँ पर हमारा cost of capital lowest में हो जा रहा था, ठीक है, कहीं ना कहीं हम सह लेंगे ऑप्टिमल वाला। अब आता है आपका लास्ट, मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच। ये आपकी बहुत बड़ी थ्योरी है, मीन्स इन तीनों से बढ़कर है आपकी ये। यहाँ पर ये विद टैक्स और विदाउट टैक्स की बात करते हैं, क्योंकि अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखें तो टैक्स तो देना ही पड़ता है। ओके इन्होंने प्रैक्टिकल सी बात बोली मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच ने। अभी मुझे जल्दी से बताओ, नेट इनकम अप्रोच और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच इज गिवन बाय, बोथ आर ऑपोजिट, ठीक है। बोलिए प्लीज, नेट इनकम अप्रोच एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच इज गिवन बाय, किसने दी थी आपकी? डायग्राम बना लेना अपने पास, फिर कभी नहीं भूलोगे जिंदगी में, क्योंकि मैंने भी डायग्राम से ज्यादा इसको याद किया था। डायग्राम के थ्रू मैंने इसको ज्यादा अंडरस्टैंड किया था इन थ्योरीज को। क्या हो गया? कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहा। डेविड दुरन ने। ट्रेडिशनल थ्योरी किसने दी थी आपकी? एस्टर सुलेमान ने। और मोदी गिलानी मिलर तो है ही। चलो हाँ, एग्जाम में ये पूछा जाता है विद टैक्स एंड विदाउट टैक्स, तो मोदी गिलानी मिलर अप्रोच कर देना वहां पे, ठीक है। DAVD डेविड दुरन, DURAND दुरंत। एस्टर सुलेमान ट्रेडिशनल अप्रोच लिख लेना अपने पास ना, ये एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि PPT में तो आपको ये दिया नहीं है ना इनके नेम, ये किसने कौन सी थ्योरी डेवलप की थी, बट मैंने बता दिया क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। ओके रेलिवेंट थ्योरी हमारी कौन सी हो जाएगी और क्यों रेलिवेंट हो जाएगी? रेलिवेंट थ्योरीज के नाम बताओ जल्दी से। ट्रेडिशनल और हमारी इनकम, ठीक है, नेट इनकम अप्रोच रेलिवेंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो कैपिटल स्ट्रक्चर पे इफेक्ट डालेगी डेट के इंक्रीज होने से। बट अगर हमारी इरेलीवेंट हो जाएगी तो इरेलीवेंट कौन सी हो जाएगी? मोदी गिलानी एंड आपका नेट इनकम नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, वैल्यू ऑफ द फर्म चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेगा, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कांस्टेंट रहेगा। ओके क्लियर है इतना? अब हम बात करते हैं मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच की। किसकी तरह है? सिमिलर NOI अप्रोच का, ठीक है। किसकी तरह? नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच की तरह है ये सिमिलर। इतना याद हो गया। बट यहाँ पे एक और चीज यूज होती है, आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज यूज होता है जो कि आपका नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में यूज नहीं होता है, ये इसका लैग पॉइंट है, पूछा गया एग्जाम में, ठीक है किसकी तरह? नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच की तरह है, बट यहाँ पे आर्बिट्रेज यूज होता है मोदी गिलानी मिलर अप्रोच में। अब हम बात करते हैं कि मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच है क्या। NOI अप्रोच इज definitionally or conceptual and lacks behavior significance. However, Modi-Gilani-Miller approach provide behavioral justification for constant overall cost of capital and therefore total value of the firm. अब देखो कांस्टेंट की बात करता था ये, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल की NOI, ठीक है, और वैल्यू ऑफ द फर्म भी आपकी कांस्टेंट हो जाती है फिर।
क्योंकि जब आपकी कॉस्ट में ही कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा तो वैल्यू ऑफ द फर्म में क्या ही इफेक्ट पड़ेगा फिर, ठीक है, ये कांस्टेंट हो जाता है। ये हमने एनओआई में भी पढ़ा था और यही बात मोदी गिलानी मिलन अप्रोच ने बोली है। बट एक तो इसके अजम्पशंस इंपॉर्टेंट है, अभी करवाऊंगी कि क्या बट है। पहले तो इसके अजम्पशंस देख लो, एग्जाम में पूछा जाता है। कैपिटल मार्केट आर परफेक्ट, ऑल इंफॉर्मेशन इज फ्रीली अवेलेबल, ठीक है। देर आर नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, ऑल इन्वेस्टर्स आर रैशनल, फर्म कैन बी ग्रुप्ड इनटू इक्विवेलेंट रिस्क क्लासेस, नो एग्जिस्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स। एक तो आपकी विदाउट टैक्स, ठीक है, 1958 में, और एक है आपकी विद टैक्स 1963, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि विदाउट टैक्स और एक है आपकी विद टैक्स, ठीक है। इसकी प्रोपोजिशंस भी है जो एग्जाम में पूछी जाती है, पहले assumptions देख लो। प्रोपोजिशन 1 बेस्ड ऑन सर्टेन assumption which are related to behavior of investor। और यहाँ पे एक और चीज याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है सिमेट्रिकल इंफॉर्मेशन होती है यहाँ पे। कौन सी सिमेट्रिकल? मीन्स मैनेजर को भी पता है और इन्वेस्टर को भी पता है। और असिमेट्रिकल इंफॉर्मेशन भी होती है आपकी, जहाँ पे मैनेजर्स के पास ज्यादा नॉलेज है और इन्वेस्टर्स के पास कम नॉलेज है, वो होती है आपकी सिग्नलिंग थ्योरी। सिग्नलिंग मैनेजर असिमेट्री, ये भी करवाऊंगी, ये मत सोचना कि करवाऊंगी नहीं, बट इसलिए बता रही हूँ ना सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल, ताकि आपको पता लग जाए। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है सिग्नलिंग थ्योरी, जहाँ पे मैनेजर को ज्यादा नॉलेज होती है और इन्वेस्टर्स को कम नॉलेज होती है किसी कंपनी की। ओके, अब हम बात करते हैं आपकी मोदी किलियानी मिलर अप्रोच की assumptions होगी, ठीक है। देयर इज परफेक्ट मार्केट, कैपिटल मार्केट, और द इन्वेस्टर आर फ्री टू बाय एंड सेल सिक्योरिटीज, ठीक है। अब ये जो फ्री टू बाय एंड सेल सिक्योरिटीज है, इसको बोलते हैं आर्बिट्रेज, जो कि हमारा एनओआई में नहीं होता है, ठीक है। वैसे आपकी मोदी गिलानी मिलर अप्रोच क्या है कि जो आपकी वैल्यू ऑफ फर्म है कांस्टेंट रहेगी, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी आपका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ये हमारा मोदी गिलानी मिलर अप्रोच। बट हमारा के क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। और यही बात हम पढ़ते थे एनओआई में, ठीक है। इतना हमने पढ़ा था, याद है किसी को? यस या नो? They can borrow funds without restriction at the same time as the firm do. They behave rationally. They are well informed. ठीक है, systematic, symmetrical, इनको knowledge होती है, managers को भी पता है अपनी कंपनी के बारे में और investors को भी पता है, जो investment करना चाहता है उनको भी पता है, ठीक है। There are no transaction, यहाँ पे कोई भी transaction cost नहीं होगी, ओके। अब अगर मैं बात करूं आपकी मोदी किलियानी मिलर अप्रोच की, प्रोपोजिशन में इसको बांटा गया है, ठीक है। मैं ही लिख देती हूँ प्रोपोजिशंस, क्योंकि जो आपकी प्रोपोजिशंस है ना वो बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पे दी गई है। ये देखो, मुझे आपको ये जो दिया है यहाँ पे, प्रोपोजिशन विदाउट टैक्स, ठीक है, 1 2 और 3 वाली आपकी आ जाएगी आर्बिट्रेज। मैं ही लिख देती हूँ, ठीक है, आपको नोट्स बनाने के लिए इजी हो जाएगा। कैपिटल स्ट्रक्चर मोदी किलियानी एंड मिलर अप्रोच, प्रोपोजिशन 1 2, और आपकी प्रोपोजिशन विद टैक्स क्या होने वाला है वो भी बताऊंगी। अगर प्रोपोजिशन विद टैक्स की बात करो तो यहाँ पे आपको टैक्स शील्ड मिल जाता है। ये एग्जाम में पूछा गया है, क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट की वजह से डेट पे इंटरेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। और डेट पे जब इंटरेस्ट लिया जाएगा तो आप टैक्स शील्ड मीन टैक्स से आप बच जाओगे कहीं ना कहीं, ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंट है। अब बताती हूँ आपको प्रोपोजिशन 1 एम की हम बात कर रहे हैं, इसको हाइपोथेसिस भी बोला जाता है, तो कंफ्यूज मत होना कि हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, ठीक है, परेशान मत होना। थोड़ा सा टाइम ऊपर चला जाएगा हमारा ना, 5:56 हुए, बस मैं 3 प्रोपोजिशन दिख नहीं रहा मैम। मैम स्लाइड लिटिल बिट जूम करो ना। अच्छा, स्लाइड फिर मैं ब्लैंक स्लाइड ले लूँ आप लोगों के लिए, तो वहां पर आपको प्रोपोजिशन करवा देती हूँ एमएम की। लिख लेना अपने पास एज इट इज, जैसे मैं करवा रही हूँ, आपको एग्जाम में ना कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि इतनी सारी थ्योरीज करवाने से अच्छा है कि आपको 2 लाइन में मैं समझा दूँ। ओके, समझ रहे हो मेरी बात को, कि 2 लाइन में मैं आपको सारा कॉन्सेप्ट समझा दूँ। हम बात कर रहे थे एमएम की, मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच, और कौन सी बात कर रही हूँ मैं? विद टैक्स, ठीक है। विदाउट टैक्स की बात नहीं कर रही हूँ, विद टैक्स की बात कर रही हूँ। और ये किसके साथ कंसिडर करती है? आपकी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ठीक है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। बस इतना फर्क है कि ये नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच हमारे आर्बिट्रेज को यूज नहीं करती थी,
आर्बिट्रेज, बट एमएम अप्रोच में आर्बिट्रेज यूज किया जाता है, इतना फर्क है यहाँ पे, जो मैं विद टैक्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, अब देखो इरेलीवेंट और विद टैक्स में और क्या आ जाएगा आपका, इरेलीवेंट वाला। ठीक है, इरेलीवेंस। ठीक है, और जो मैं विदाउट टैक्स बोलूंगी आपको वो हो जाएगा हमारा रेलिवेंस वाला। ठीक है, अभी हम बात करें इरेलीवेंट मीन्स एनओआई। ठीक है, एनओआई भी हमारा इरेलीवेंट है, ये भी इरेलीवेंट है। इतना पता लग गया सबको। अब बात करते हैं यहाँ पे अजम्पशंस की बात कर लेती हूँ पहले। ठीक है, इरेलीवेंट में हमारी क्या क्या अजम्पशंस हो जाएगी एमएम की। नो टैक्स, ये मैंने बोल दिया पहले। विदाउट टैक्स, एक मिनट, रेलिवेंस हो जाएगी बोरो सम विद टैक्स। अच्छा, ये विदाउट टैक्स है, सॉरी, विदाउट टैक्स। ठीक है, विदाउट टैक्स कर लेना इसको, तभी तो ये इरेलीवेंट है। विदाउट टैक्स है, एनओआई है, आर्बिट्रेज को यूज करेंगे, और इरेलीवेंट है। ठीक है, इतना फर्क है एनओआई में कि एनओआई में आर्बिट्रेज यूज नहीं होता था, बट मोदी गिलानी मिलर अप्रोच में यूज होता है। अभी हम बात करें विदाउट टैक्स, तो अजम्पशन क्या है, नो टैक्स। ठीक है, सेकेंड अजम्पशन क्या है इसकी, सिमेट्री ऑफ इंफॉर्मेशन। ये वैसे मैंने बता भी दिया, बट फिर भी करवा रही हूँ आपको ताकि आपको इजी रहे। सिमेट्री इंफॉर्मेशन। थर्ड assumption, cost of borrowing is the same investor as well. ठीक है, debt financing does not affect company liability। और जो डेट है, डेट के इंक्रीज करने से, ठीक है, हमारा ईबीआईटी पे, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। कंपनीज के ईबीआईटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा डेट के इंक्रीज करने से। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोपोजिशन की। टाइम तो नहीं हो गया कहीं ज्यादा? ठीक है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता। प्रोपोजिशन 1 क्या बोलता है, जो मेरी वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म है ना, सॉरी, वैल्यू ऑफ लीवर्ड है पहले। ठीक है, इसको कुछ भी कर लो, अनलीवर्ड इक्वल टू हो जाती है मेरी वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म। ये है प्रोपोजिशन 1, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म। ये क्या हमारा प्रोपोजिशन 1 है। लीवर्ड का मतलब क्या होगा, जब आपका डेट और इक्विटी है। ठीक है, और अनलीवर्ड में क्या हो जाएगा, जब आपका ओनली आप इक्विटी का यूज कर रहे हो। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा इक्वल है। प्रोपोजिशन 1 बोलता है इस बात को। ठीक है, कि अगर आप डेट और इक्विटी को यूज कर रहे हो तो भी आपका क्या है, इक्वल है, और अगर आप अनलीवर्ड को यूज कर रहे हो तो भी आपका क्या है, इक्वल है। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। अब जो हमारी सेकंड प्रोपोजिशन है वो सेम एज इट इज बोलती है एनओआई की तरह। ये एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन, प्रोपोजिशन 1, प्रोपोजिशन 2, प्रोपोजिशन 3। प्रोपोजिशन 1 करोगे वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म, जहाँ पे लिवर्ड का मतलब क्या होगा, डेट और इक्विटी जहां पर होता है। ठीक है, और अनलिवर्ड हो जाएगा जहाँ पे ओनली इक्विटी का यूज किया जाता है। ये क्या है, इक्वल है। ठीक है, अभी थर्ड केस में बताऊंगी कि ये क्यों इक्वल है और कैसे इक्वल है। प्रोपोजिशन सेकंड हमारी क्या बोलती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बोलती है कि जैसे जैसे हम ना डेट को इंक्रीज करेंगे ना, ठीक है, अब जो रिस्क है ना शेयर होल्डर्स में वो बढ़ जाएगा। रिस्क बढ़ जाएगा शेयर होल्डर्स में, तो ऑब्वियसली के ई जो है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, ये इंक्रीज हो जाएगा। ये इंक्रीज हो जाएगा तो शेयर होल्डर मांगेंगे हायर रिटर्न। अब ये बात मैंने आपको कहाँ बताई थी, एनओआई में बताई थी ये बात, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में बताया था ना ये बात आपको। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो किस तरह का बनेगा इसका डायग्राम, ये के सेकंड प्रोपोजिशन, डेट के इंक्रीज होने से रिस्क बढ़ गया, किसका, शेयर होल्डर का। शेयर होल्डर का रिस्क बढ़ा, उन्होंने बोला हायर रिटर्न हमें दो, हायर रिटर्न की वो यहाँ पे मांग करने लगे। ठीक है, जिसके कारण मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या हुआ, इंक्रीज हो गया।
क्लियर है? Increasing debt, the equity shareholder perceive a higher risk, or in return, the shareholder accept a higher return, thereby increasing KE as equity become more risky than return also. ठीक है. अब प्रोपोजिशन जो मेरा 3 था है मीन्स लिख लेना अपने पास ये सारी प्रोपोजिशन, ठीक है? इससे बाहर नहीं एग्जाम में क्वेश्चन आएगा. कल करेंगे विदाउट टैक्स वाला, ठीक है? आज हमने किया, सॉरी आज हमने किया है विदाउट टैक्स वाला, कल हम करेंगे विद टैक्स वाला, और ईपीआईटी और ईपीएस एनालिसिस भी करेंगे. प्रोपोजिशन 3 क्या बोलता है? सबसे पहले जो हमारी वैल्यू ऑफ फर्म होती है किस तरह से निकलती है हमारी वैल्यू ऑफ फर्म? इसका क्या फॉर्मूला है? EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अपॉन आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नॉट, ठीक है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये निकलती है हमारी वैल्यू ऑफ फर्म. अब ये क्या बोलता है कि जो हमारा आर्बिट्रेज है ना, आर्बिट्रेज का मतलब क्या होता है कि मान लो आपने सिक्योरिटी सेल की, ठीक है? सिक्योरिटी को सेल और परचेज करना, कल बताया था मैंने आपको शायद आर्बिट्रेज क्या होता है. सिक्योरिटी को सेल और परचेज करना. आप कहाँ से परचेज करोगे? जहाँ पे कम है प्राइस, ठीक है? और सेल कहाँ पे करोगे? जहाँ पे ज्यादा है प्राइस. फॉर एग्जाम्पल एक फर्म है, 2 फर्म है सपोज, फर्म ए एंड फर्म बी. इसकी जो सिक्योरिटी है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा सस्ती है, ठीक है? ये है अंडर वैल्यू और ये आपकी ओवर वैल्यू. और फर्म बी की जो सिक्योरिटी है ये बहुत ज्यादा महंगी है, ठीक है? आपने क्या किया कि इनको इक्वल लाने के लिए, अंडर और ओवर को इक्वल लाने के लिए आपने क्या किया? फर्म ए से खरीदी सिक्योरिटी और फर्म बी में जाके बेच दी. मान लो फर्म ए की जो सिक्योरिटी है वो 10 रुपीज है और फर्म की बी की जो सिक्योरिटी है वो 15 रुपीज है. आपने ए से खरीदी, ठीक है, और आपने बी को बेच दिया. आपको कितना मुनाफा हुआ? 5 का. और आप इन दोनों को क्या लेकर आए? इक्वल में लेकर आए, चाहे वो अनलीवर्ड फॉर्म है फिर चाहे आपकी लीवर्ड है, मीन चाहे वो डेट और इक्विटी का यूज कर रहे हो फिर चाहे आप ओनली इक्विटी का यूज कर रहे हो, इनको इक्वल में लेकर आना है. तो जो मेरी थर्ड प्रोपोजिशन है ये क्या बोलती है कि जब हम आर्बिट्रेज का यूज करते हैं ना, तो दिस आर्बिट्रेज का यूज करने से आपका क्या हुआ कि आपकी जो प्रोपोजिशन 1 थी ना, होल्ड ट्रू, प्रोपोजिशन 1 को इसने क्या बोला कि वो सच है, ठीक है? होल्ड ट्रू. बस ये थे आपकी 3 प्रोपोजिशंस. मैम अभी क्लास की यूटिलिटी 0 हो गई. अच्छा रीचा पनवर जी, इसको देख लेना एक बार रिकॉर्डेड क्लास ना, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लीज इंपॉर्टेंट है. यूटिलिटी भले ही 0 होगी है, कोई बात नहीं, आप बाद में देख लेना, बट इंपॉर्टेंट है. रिकॉर्डेड क्लास देख लेना. प्रोपोजिशन 1 क्या है? लीवर्ड फॉर्म इक्वल टू आपकी अनलीवर्ड. सेकंड प्रोपोजिशन एनओआई वाली है कि आप जैसे जैसे डेट को इंक्रीज करोगे शेयर होल्डर्स का रिस्क जो बढ़ जाएगा, और रिस्क के बढ़ने से वो क्या बोलेंगे? हमें हायर रिटर्न चाहिए. हायर रिटर्न चाहिए तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारा इंक्रीज हो जाएगा. सेकंड. थर्ड प्रोपोजिशन है आर्बिट्रेज का यूज करोगे. आर्बिट्रेज में क्या होता है कि जो आपकी सिक्योरिटीज होती है ना, वो सेल एंड परचेज की जाती है, उसको इक्वल लाने के लिए लिवर्ड और अनलिवर्ड फर्म को. तो प्रोपोजिशन होल्ड 1 इज ट्रू, ठीक है, आर्बिट्रेज की वजह से. और क्या डिफरेंस है आपका मोदी गिलानी में और एनओआई में? कि एनओआई में जो आपका एनओआई जो आपकी अप्रोच थी, ठीक है, उसमें आर्बिट्रेज की प्रोसेस नहीं यूज होती थी, बट जो आपकी मोदी गिलानी मिलर अप्रोच है वहां पे आर्बिट्रेज की प्रोसेस यूज होती है. और विदाउट टैक्स आज हमने पढ़ा है मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच. इन्होंने विद टैक्स भी दी है जो कि हम कल पढ़ने वाले हैं, ठीक है? इरेलीवेंट वाली पढ़ी आज हमने मोदी गिलानी, कल हम रेलिवेंट वाली पढ़ेंगे मोदी गिलानी, ठीक है? विजिट क्लियर सबको? ट्रेडिशनल पढ़ लिया, नेट इनकम अप्रोच पढ़ लिया और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच पढ़ लिया, ठीक है? इनके असम्पशंस भी कर लिया और विद डायग्राम कर लिया. अब आप इसको अपने पास डायग्राम बना लेना और अच्छे से कर लेना. एक और बात, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा डेफिनेटली. ओके, सो बाय बाय, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, और अब मिलते हैं हम 7 PM रिसर्च एप्टीट्यूड के साथ. बाय.